बाहर निकले तो हमारी एक अच्छी शुरुआत हो सके ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, पहला क्लास है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखूंगा, बहुत लाइट रखूंगा, आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करूंगा टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे प्री कंसेप्शंस पहले ही से ही होते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो वो पूरी कोशिश करूंगा कि वो निकाल सके। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है बच्चे, प्लीज एक बार यस बोल दो, सब लोग जो भी प्रेजेंट है। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो जैसे कि हमारा जो अप्रोच रहा है शुरू से कंपनी लॉ में भी और हमारा लेबर लॉ में भी, उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसका पर्पस क्या है, व्हाट इट इज अबाउट। देखो, और जितने भी लॉज हैं, इट इज वेरी इजी टू नो व्हाट द लॉ इज। आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, लुक एट आईपीसी, सीआरपीसी। आपको सिविल लॉ पढ़ना है, लुक एट सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बट ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या, पहला ही सवाल ये होता है, पहला ही क्वेश्चन जिसमें यही वजह है बच्चे, जो हम डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं ना। पता है, कभी भी कोई भी आदमी किसी भी चीज में डिसइंटरेस्टेड क्यों होता है? क्योंकि उसको शुरू के ही जो बेसिक आंसर्स है जब वो नहीं मिलते हैं ना, तो उसको पूरी एक्सरसाइज जो है किसी चीज को जानने की, समझने की, वो फ्यूटाइल लगती है। इसलिए जो हमारा बेसिक्स है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, उसको पहले क्लियर करते हैं, जिससे क्या इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस को सबसे अच्छा तरीका है समझने का, इसको समझो एज अ आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ मतलब जो हमारा कानून है। और यहाँ पे जब लॉ बोलता हूं ना मैं, लॉ का मतलब यहाँ पे क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ नहीं है। लॉ मीन्स लॉ इन जनरल। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करूं कि सब कुछ भूल जाओ जो आपने अपनी एलएलबी में पढ़ा, और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन रखता कि लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लॉ, सिंपल, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, तो आप किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो? अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, डिफाइन करो बच्चे, लॉ को कैसे डिफाइन करोगे आप? सेट्स ऑफ रूल सर। वन बाय वन। हाँ बताओ, सेट्स ऑफ रूल्स, ठीक है। दूसरा बच्चा? सर इट टेल्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, राइट एंड रॉन्ग का है, सेट ऑफ रूल्स है। और क्या हो सकता है लॉ? क्या है लॉ? सोचो। ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज लॉ, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। और मैं क्या कह रहा हूं, लॉ कैसे समझो? लॉ को समझो कि वो, ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझो कि वो लॉ की आंख है, मतलब नॉट इन दैट सेंस, ठीक है। तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड व्हाट वुड बी कंसीडर्ड एज अ रूल, ये जो चीजें हैं ना, सही गलत, रूल्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे क्या नहीं होंगे, ये सारी चीजें बच्चे बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, समझना। थोड़ी सी आपको लगेगा सर बहुत फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, नहीं, समझना, बहुत बहुत आसानी से समझ। देखो बच्चे, क्या कानून है, क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप अगर उसको ध्यान से देखो हमारी सोसाइटी में, आप पाओगे हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन सेम चीजों के बारे में डिफरेंट होगा। सोसाइटी भूल जाओ, आप कोई चीज जिसमें आप बिलीव करते हो, आपको लगता है ये सही है ये गलत है, वो अपने ब्रदर सिस्टर से ही पूछो, सेम फैमिली, सेम कल्चर, सब कुछ लगभग सेम है, फिर भी आप देखोगे देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट? So saying that law is the set of rights or wrongs or it is a set of rules, तो कौन से राइट कौन से रॉन्ग? एक सोसाइटी इसको राइट मानती है, दूसरी सोसाइटी इसको रॉन्ग मानती है। तो पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंसिडर लॉ एज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि लॉ की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन दी जा सके, जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लें, जिसको सब बोल लें कि हाँ ये सारी राइट है ये सारी रॉन्ग है? क्या ऐसा पॉसिबल है? पहला इसका आंसर होगा दोस्तों, पॉसिबल है, तभी ज्यूरिस्प्रूडेंस है। पर उस कंसेंसस पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, एंड दैट इज द रीजन जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के डिटेल्स में जाएंगे, हम पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ। वो स्कूल्स ऑफ लॉ क्या करते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है। अब
अलग अलग टाइम पे, अलग अलग हिस्ट्री में, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ में बिलीव करती आई हैं, बिकॉज उनका जो बिलीफ है लॉ के बारे में उस स्कूल से ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, ठीक है उनको। तो ये इस तरीके से ये जो डाइवर्जेंस आई है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस में, वो इस वजह से आई है और वो बहुत लॉजिकल है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसे लॉ की आंख की तरह समझो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो दोस्तों, जो हमारी आंख है, जो हमारी आई है, वो क्या करती है? वो हमको हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए। अगर मैं अपने पीसी की तरफ देखता हूं तो मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि मेरी जो आई है उस पर कुछ रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, उन रिफ्लेक्शंस को मेरा माइंड रिकॉग्नाइज कर रहा है और मैं इस डिसीजन पे पहुंच पा रहा हूं कि ये लैपटॉप है। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है दोस्तों, वो एग्जैक्टली वही काम करता है। वो कुछ चीजों को देखता है जो आंखों के सामने पड़े हुए हैं, उनको सेट ऑफ पैटर्न्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जिन पैटर्न्स को ज्यूरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज करता है उसको हम बोल देते हैं कि ये लॉ है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, आप देखते हो कि कोई एक सोसाइटी है जिसमें मानिए 10 फैमिलीज हैं। दे फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब कि सोसाइटी का गेट है वो सुबह 10 बजे खुल जाएगा, सोसाइटी का गेट है वो रात को 10 बजे बंद हो जाएगा। सोसाइटीज में मतलब जो लोग मैरिड नहीं है वो लोग अलाउड नहीं है, या फिर लिकर अलाउड नहीं है, या फिर बहुत तेज म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें आपको एज ए ब्लेटेंट फैक्ट प्रेजेंट की जा रही है। अब आप हो नॉर्मल पर्सन, अब आपका दिमाग क्या करेगा? उन चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा। और जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई है, आपके दिमाग में आने लगेगा कि दीज आर व्हाट, अ सेट ऑफ रूल्स जो किसी सोसाइटी ने बनाए हैं। ये आप पता है क्यों डिसीजन पे पहुंच पाए? क्योंकि आपको पता है रूल्स की एक पहचान होती है, और वो पहचान ये होती है कि कब कब कोई व्यक्ति क्या करेगा। मतलब रूल्स हमेशा इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही आप ऐसा हो, और उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिक्स पैटर्न भी है कि 10 बजे ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, म्यूजिक कम बजाना पड़ेगा। तो जब वो पैटर्न और कंट्रोल, जब भी आपके दिमाग में ये दोनों चीजें मिलती हैं, आपका दिमाग आपको मैसेज भेजता है कि दिस इज अ रूल, राइट? बट ये तो बात होगी रूल की, पर ये रूल लॉ कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये पहचानना है कि क्या चीज लॉ है, क्या चीज लॉ नहीं है। रूल्स एक कंपोनेंट तो हो सकता है लॉ का, बट इन इटसेल्फ वो लॉ नहीं है। बच्चे नोट्स बना रहे हो तो ये चीजें लिख लेना, ठीक है? इन इटसेल्फ वो इनकेपेबल है। इसलिए कौन से रूल्स लॉ कहलाए जा सकते हैं, वो दोस्तों हमें ये आई जो हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो हमको हेल्प करती है समझने के लिए। क्योंकि ये हमारे दिमाग में क्या क्रिएट करती है? लीगल कॉन्सेप्ट्स, जिससे क्या होता है, हम समझ पाते हैं कि कोई भी लॉ जिसका इफेक्टिव एप्लीकेशन सोसाइटी में पॉसिबल है और जिससे कोई भी लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसको हम लॉ की तरह पे देख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना। कहीं पे कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट्स है जो इफेक्टिव एप्लीकेशन जिसकी पॉसिबल है, पहला तो लीगल कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंटेड। उस लॉ हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो, और इम्प्लीमेंटेशन इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। तीसरा, उससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। So legal concepts which are capable of effective application and which in a way solves legal problems. तो ये जो तीन चीजें हैं, when they come together, they are called as jurisprudence. और whenever you find them, जब भी आप इन तीन चीजों को देखते हो, भूल जाओ मैं क्या कह रहा हूं, आप जब भी इन तीनों चीजों को देखोगे एक साथ, आप एक सेकंड में आंसर दे दोगे, सर दिस इज लॉ। एग्जाम्पल दूं आपको, मानिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक सोसाइटी है, वो ये लॉ मतलब ये उनका एक पैटर्न है कि कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं,
कोई किसी को एब्यूज नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट। उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, वहां पे उस सोसाइटी ने इस बात को देखने के लिए 2-3 गार्ड्स बिठा रखे हैं कि कोई भी अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करे या कोई भी किसी को एब्यूज करे, उसको पकड़ लिया जाए। इससे क्या हो रही है? लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। प्रॉब्लम क्या? सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहेगी, सोसाइटी इफेक्टिवली अच्छे से काम करेगी। आप तुरंत के तुरंत आप सोचो क्या मैसेज आ रहा है आपके दिमाग में इन तीनों चीजों को देख के। एक पैटर्न था कि ये चीजें नहीं होंगी, उनका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ दोज गार्ड्स, एंड फाइनली उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। आपके तुरंत दिमाग में मैसेज आएगा, सर दिस इज लॉ। किस किस के दिमाग में ये मैसेज आया कि यस वी कैन कॉल इट लॉ? जो मैंने एग्जांपल दिया, जल्दी से बच्चे बताओ। यस सर। थोड़ा सा लगा कि हाँ यही चीजें तो हम ढूंढते हैं। तो ये 3 शब्द बच्चे अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। तो जब भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को आपका उसका पर्पस समझना, पहला इट वर्क्स एज अ आई। आई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चीजों को पहचानता है। कैसे पहचानता है? जब भी ये 3 चीजों को देखता है, ये आपको बताता है कि ये लॉ है। दिस लाइज एट द बॉटम। ये जो है ये वेरी बेसिस है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ज्यूरिस्प्रूडेंस का यही काम है, इतना सा ही काम है। ये हमेशा डिमार्केट करता है लॉ के बीच में और ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस या अदर थिंग्स जो लॉ नहीं बन सकती हैं, जिनको लॉ नहीं कह सकते। हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे था, उसमें क्या मिसिंग था? जो मेरा प्रीवियस एग्जाम्पल था कि किसी म्यूजिक नहीं बजाएगा, कोई लिकर नहीं पिएगा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसका पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल था। बट यू नीड दैट मशीनरी, राइट? मैं अभी अपने छत पे बैठ के डिक्लेयर करने लगूं कि आज से इस सोसाइटी में कोई भी ये काम नहीं करेगा, बट मेरे पास अगर मीन्स ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कोई मेरी बात मानेगा? तो वो लॉ कहलाया जा सकता है जो मेरी डिक्लेरेशन है। बट वहीं अगर मैं कुछ डिक्लेयर कह रहा हूं और आई हैव द मीन्स टू एनफोर्स इट, देन इट मे बी कंसिडर्ड। समझ पा रहे हो? Yes, sir. So both all three are equally important. सॉल्यूशन भी है, पहले वाले एग्जाम्पल में भी सॉल्यूशन है कि कोई लिकर नहीं पिएगा तो क्या होगा? डिसेंसी सोसाइटी की मेंटेन रहेगी, अच्छे से सब कुछ चलेगा, किसी के साथ बदतमीजी नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक है, बेसिस है। ये क्या होगा? एक बार फिर स्टार्ट करता हूं। यहां तक कहानी क्लियर है? थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा तो एफर्ट लगेगा, हो सकता है उतना वो ना लग रहा हो, बट अब जो बोल रहा हूं मैं उतना समझ में आ रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. कोई क्वेश्चन है अभी तक? ठीक है, बिल्कुल। अभी लगेगा सर बहुत बोरिंग हो रहा है, सर बहुत प्रेशर आ रहा है। बस बने रहो, मेरे साथ बने रहो। देखो 2 क्लास, शुरू के 2 क्लास बस मेरे पे भरोसा करो, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि बच्चे जब भी हम बेसिक्स पे काम करते हैं ना, एफर्ट ज्यादा लगता है। इट इज ऑलवेज इजी कि 4 लोगों की 4 स्टेटमेंट उन्हें ये बोला था और खत्म, यही ज्यूरिस्प्रूडेंस था। वो तो बहुत आसान है, और मुझे लगता है आज तक आप लोगों ने ज्यादातर यही किया होगा। तो आज थोड़ा सा कुछ अलग कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कहानी की तरह सुनो, बस कुछ मत करो। देयर इज समथिंग रॉन्ग, चलो कोई बात नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, कोई नहीं। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, दैट इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द नेचर ऑफ लॉ। हम हमारे इस लॉ का, जो हमारा लॉ है उसका क्या नेचर है, ठीक है। अब हम समझने लगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें हमेशा हेल्प करता है लॉ को रिकॉग्नाइज करने में, कि दिस इज लॉ, और लॉ को डिमार्केट करने में बाकी चीजों से। पर जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया, लॉ क्या है क्या नहीं है बहुत सब्जेक्टिव चीज है, समझना।
दो चीजें बहुत सब्जेक्टिव है। पहला जो हम जिससे हम कॉमनली अवेयर रहते हैं ज्यादातर, क्या चीज लॉ होनी चाहिए, क्या चीज लॉ नहीं होनी चाहिए। एक तो डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन इस पॉइंट पे मिलता है ना। कोई कहता है कि इस पे कानून बनाओ, कोई कहता है उस पे कानून बनाओ, कोई कहता है कि जैसे आप फार्मर्स प्रोटेस्ट का एग्जांपल ले लो, सीधा लाइव एग्जांपल है, कितना इश्यू चल रहा है। एक कह रहे हैं कि लॉ बनाना है, एक कह रहे हैं कि लॉ नहीं बनाना है, ठीक है। तो एक तरीके का तो ये डाइवर्जेंस होता है। दूसरा बहुत फाउंडेशनल डाइवर्जेंस होता है कि लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, उसका नेचर क्या है, हम किसको लॉ मानेंगे, किसको लॉ नहीं मानेंगे। तो ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये इस फाउंडेशनल वाले क्वेश्चन से ज्यादा कंसर्न है। तो हमारी जो आज की क्लास है, ये एक ओपिनियन देखेगी अबाउट द नेचर ऑफ लॉ, कि मतलब लॉ क्या है। एक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेगी, और वो स्कूल ऑफ थॉट है दोस्तों एनालिटिकल स्कूल, जॉन ऑस्टिन। सबने सुना होगा, बहुत आई वुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ऑस्टिन्स, जॉन ऑस्टिन जो है हमारे, उनका जो स्कूल है वो एनालिटिकल स्कूल कहलाता है। और एनालिटिकल स्कूल इसलिए कहलाता है, उसका रीजन ये है बिकॉज जो ये बंदा है ना जॉन ऑस्टिन, इसको ऐसे समझो ये आपका दोस्त है। ये जो बंदा है ना, ये लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। इसको पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये जो देखता है उसमें मानता है। ये फिलॉसफी में या बाकी की बकवास में बिलीव करता नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, बहुत स्ट्रेट, बिल्कुल डिप्लोमेसी है ही नहीं, जो है मुंह पे बोल देता है, ठीक है। तो ये जो जॉन ऑस्टिन है, इनका जो स्कूल है, स्कूल का मतलब है जो इनका ओपिनियन है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें देखो मेरा कोई बिलीफ है, मेरे बिलीफ से 4-5 लोग एग्री करने लगते हैं, जो मैं मानता हूं उसी में मानने लगते हैं, तो क्या बन जाता है, स्कूल ऑफ थॉट। तो ऐसे जो ऑस्टिन का स्कूल ऑफ थॉट है वो एनालिटिकल स्कूल है, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। तो इनका नाम जैसे मैंने बताया, थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं हमारे आंसर्स के लिए। इनका नाम तो जॉन ऑस्टिन था। ये हमारे इंग्लैंड के थे। ये आर्मी में भी इन्होंने सर्व किया था अराउंड 4-5 इयर्स। उसके बाद ये बार का भी मेंबर बने। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन्होंने पढ़ाया। यूनिवर्सिटी, ये जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इनफैक्ट ये जर्मनी में काफी समय तक रहे। जर्मनी में रहे तो उसका मैं दिखाऊंगा उसका फर्क क्या पड़ा है इनकी लाइन ऑफ थॉट पे। देखो जो व्यक्ति जहां रहता है, जैसी सर्कमस्टांसेस उसने देखी है अपनी लाइफ में, वो वैसी ही बात करेगा, ठीक है। ये बंदा ऐसा है जिसने जर्मनी में बहुत टाइम निकाला है। इंग्लैंड में, जो कि बोल सकते हैं कि दी मदर ऑफ लॉ, एक ऐसी प्लेस है जहां से मतलब मदर ऑफ मॉडर्न लॉ, जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, सब इंग्लैंड से निकल के आया है। तो बहुत ही वो इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है इनके दिमाग पे। तो इन्होंने जो पहली किताब इनकी जो लिखी है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है दोस्तों द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो हमारा आज का टॉपिक जो है एनालिटिकल स्कूल, जो नेचर ऑफ लॉ बताता है, वो इसी किताब में डिस्कशन है। इन्होंने एक और किताब लिखी थी, वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, बट उसका नाम था अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी किताब का नाम था अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। नोट्स बताते चलना बच्चे। इनफैक्ट मैं अगर आपको सच बताऊं, ये किताबें जॉन ऑस्टिन ने नहीं लिखी थी इन द सेंस बुक की तरह। ये दोस्तों लेक्चर्स थे जो वो लंदन यूनिवर्सिटी में डिलीवर करते थे, ठीक है। बहुत पॉपुलर थे। बहुत लोगों का कहना था, और अच्छे अच्छे ऑथर्स का मानना था, कि जब ऑस्टिन बोलते थे ना, लोग उनकी बातों को बिलीव कर लेते थे। मतलब उनकी जो ऑरेटरी स्किल्स थे वो इतने अच्छे थे, इतने प्रभावी थे, कि वो उन लोगों उनमें ये बात थी कि वो लोगों को साथ ले पाए। यही वजह रही कि एनालिटिकल स्कूल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और आज भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रेजेंट लॉ पे अगर आप मानो, तो एनालिटिकल स्कूल का बहुत बड़ा प्रभाव वो इसी वजह से है कि जॉन ऑस्टिन की जो ऑरेटरी स्किल्स थी और उनका जो माइंड था, वो बहुत बेहतर था। तो ये जो प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये एक तरीके का कंपाइलेशन है, उन्होंने जो लेक्चर्स डिलीवर करे थे। ये जो प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक तरीके की आप मान सकते हो कि किताब है। ये एक तरीके का काउंटर था दूसरे ऑथर के लिए, ठीक है। इतने डिटेल में हमारे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो किताब है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, इसमें ऑस्टिन ने ये जो एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड बताया। किस बात का? लॉ क्या है, लॉ का नेचर क्या है,
लॉ कौन बनाता है और लॉ को बाकी की चीजों से डिमार्केट कैसे करें, उन्होंने इस चीज के लिए, इस पूरी प्रक्रिया के लिए एनालिटिकल मेथड बताया। उससे पहले क्या करते थे, हर चीज फिलॉसफी में बातें होती थी, हवा में बातें होती थी कि देखो जो भगवान ने बोला है वो डिवाइन लॉ है, उसको हमें मानना चाहिए, वही एक सच्चा कानून है, या फिर ऐसी ऐसी बातें होती थी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने लॉ को साइंस की तरह ट्रीट किया। जैसे कि साइंस में कोई चीज सच है तो उसको देखा जा सकता है, वो बिल्कुल वो है कि यू कैन जस्ट प्रूव इट। अगर कुछ कोई चीज है जिसमें आपको डाउट है, तुरंत करके देख लो। दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ साइंस। यही पैटर्न ने लॉ में फॉलो किया कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो लॉ उसको टेस्ट करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, कुछ स्टेप्स बनाते हैं, कुछ सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके तहत हम लॉ को देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी से देखा और एनालिटिकल मेथड डेवलप किया। और इनकी जो अप्रोच रही उसको हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच बोलते हैं। इसीलिए जो ऑस्टिन का स्कूल ऑफ थॉट है उसको एनालिटिकल स्कूल भी बोलते हैं और कुछ लोग पॉजिटिविस्ट स्कूल भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोलोगे चलेगा, आपका आंसर गलत नहीं है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्यों है, उसकी वजह है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का मतलब है अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर सीइंग विद योर आईज, मतलब वही मान रहे हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, बस। इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच रही थी। और डिटेल में जाऊंगा तब आप इससे एसोसिएट कर पाओगे। इस स्लाइड में थोड़ी सी क्लैरिटी आई बच्चे? कोई डाउट है इस स्लाइड में अभी तक? No, sir. हाँ, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब जो पहली बात जिसने सबको चौंका दिया, जो ऑस्टिन ने कही, गलत नहीं कही तो भी लोगों को चौंका दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते थे और जिस तरीके से वो लिखते थे, वो ऐसा लगता था कि वो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सीधा, बिल्कुल भी उसमें होता है ना शुगर कोट करना, उनकी आदत ही नहीं। तो उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट जिसकी वजह से उन लोगों ने उनको हीरो मान लिया, कई लोगों ने, उन्होंने सीधा बात बोला कि दोस्तों आप इतना एक्सरसाइज कर रहे हो ना कि लो ये लो फलाना लो ये लो वो, ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं, आप सब फालतू की चीजों में फंसे हुए हो, आपको सच्चाई पता ही नहीं है। लॉ ने कहा, उन्होंने ऑस्टिन ने कहा बस एक चीज लॉ है, और वो क्या है? कमांड ऑफ द सोवरेन। क्या है लॉ? कमांड ऑफ द सोवरेन। कमांड ऑफ द सोवरेन का अगर मैं सीधा सच्चा मतलब बताऊं, जो भी सोवरेन कह दे, मतलब जो भी रूलर कह दे, जो भी बंदा राजा है, जो भी राज करता है, जो भी व्यक्ति वो कह दे, जो भी उसकी कमांड हो, वो कानून होता है। इसको इस तरीके से मत समझिएगा कि ऑस्टिन राजा का बहुत बड़ा फैन है या राजा का चमचा है या फिर ऐसा बहुत बड़ा, वो सच्चाई बता रहे हैं। मैंने कहा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था वो कह रहा था आप अपने दिमाग में कितनी भी कहानियां बन लो अपने आप को खुश करने के लिए कि भगवान का कानून, ये कानून, मेजोरिटी रूल और पीपल्स रूल, कितना भी बना लो अपने आप को उल्लू, बट सच्चाई यही है और उसको कोई नहीं बदल सकता कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। जो सोवरेन चाहता है और जो वो कमांड करता है वो कानून बनता है। अब ये सोवरेन दोस्तों क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझते हैं। ऑस्टिन ने कहा लॉ एक तरीके का रूल है, और उसको देखना, उनकी डेफिनेशन देखना, लॉ एक तरीके का रूल है और उस रूल को क्यों बनाया गया है, रिलेट करना जो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। लॉ एक तरीके का रूल है जो कि बनाया गया है लोगों की गाइडेंस के लिए, एक इंटेलिजेंट बीइंग की गाइडेंस के लिए। और उसे बनाता कौन है, ये बाई इंपॉर्टेंट है, बनाता भी उसे एक इंटेलिजेंट बीइंग ही है जो बाकी लोगों के ऊपर अपनी ताकत रखता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन वो एक ऐसा रूल है जो एक इंडिविजुअल बनाता है, इंटेलिजेंट बीइंग बोलते हैं उसको ऑस्टिन अपनी भाषा में। एक व्यक्ति बना रहा है, एक इंडिविजुअल बना रहा है दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए। और ये जो पहला बना रहा है लॉ, वो कौन है? वो ताकत रखता है बाकी लोगों के ऊपर, मतलब दोनों तरफ इंडिविजुअल हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं वो, इस बात पे ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों लिख रहे हैं इंटेलिजेंट बीइंग इंटेलिजेंट बीइंग? क्योंकि जिस समय पे वो लिख रहे थे
उस समय पे लोगों ने, फिलोसॉफिकल स्कूल हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने ऐसा वो कर दिया था कि भगवान बनाते हैं लॉ, लॉ ऑफ नेचर और ऐसी सारी चीजें कर दी थी। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया, देखो आदमी ही लॉ बनाता है और आदमी के लिए ही बनाता है। आदमी मीन्स जेंडर न्यूट्रल टर्म्स में उसको लेना कि एक पर्सन ही लॉ बनाता है और एक पर्सन के लिए ही लॉ बनाया जाता है। बस बनाने वाले में और जिनके लिए बनाया जा रहा है उसमें फर्क इतना है कि जो बना रहा है उसका होल्ड है बाकी के लोगों के ऊपर, वो पावर रखता है बाकी के लोगों के ऊपर। बस दिस इज लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? क्लैरिटी आ रही है थोड़ी बहुत? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है लॉ की डेफिनेशन में ऑस्टिन की? नो सर। एक ही बात, ये जो वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, दिस इज एज इट इज जो हमारा ऑस्टिन की बुक में लिखा हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में। पर कहीं पे भी कोई भी एग्जाम ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये सेम की सेम लैंग्वेज लिखो। जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो इस बात को, जो मैंने बोली कि एक इंडिविजुअल बना रहा है बाकी के इंडिविजुअल्स के लिए, द ओनली डिफरेंस इज जो बना रहा है उसके पास पावर है बाकी लोगों के ऊपर। इंडिकेशन किसकी तरफ है? सोवरेन की तरफ है, राजा की तरफ है, रूलर की तरफ है। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिख सकते हो, हाउ सो एवर यू वांट। और मैं कहूंगा अगर आप अपनी भाषा में लिखोगे और कोई भी सेंसिबल इवेल्युएटर होगा तो आपको ज्यादा मार्क्स अवार्ड करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा आप रट के नहीं आए हो, इनफैक्ट यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, एक और बात चौंकाने वाली कह दी थी ऑस्टिन ने। ऑस्टिन बड़ी ऐसी बातें कह देती थी, पर मैं डिसएग्री नहीं करता उनसे। काफी हद तक उनकी बातों में दोस्तों सच्चाई थी और है। मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी समझोगे कि हाँ, हम कितनी सारी इलॉजिकल चीजों में मान के बैठे हैं। दूसरी बात ऑस्टिन ने कही, लॉ का जस्टिस से कोई भी लेना देना नहीं। सोचो, स्टेटमेंट को सोचो। लॉ इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम जस्टिस। डाइवोर्स फ्रॉम मतलब लॉ अलग चीज है, जस्टिस अलग चीज है। अब सोचो, हम अपनी अपनी लाइफ में जो हमारे जो जजेस हैं उनको हम जस्टिस बोलते हैं। इससे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा कि हम जस्टिस और लॉ को कितना एसोसिएट करते हैं। हमारे लिए लॉ इज अ मीन, लॉ इज अ मीन्स टू अचीव जस्टिस। लॉ एक तरीका है जस्टिस पाने का। पर यहाँ पे ऑस्टिन क्या बोल गए? ऑस्टिन तो कह रहे हैं कि लॉ अलग चीज है, जस्टिस अलग चीज है, इनका कोई लेना देना नहीं। बहुत अटपटा लगता है। अब सोचो बाकी के जो ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी साल जिंदगी निकाल दी इस बात को लोगों को भरोसा दिलाने में कि राजा पे भरोसा रखो, गवर्नमेंट पे भरोसा रखो, उनके उससे सोचो कि ऑस्टिन एक लाइन में कह जाते हैं कि लॉ इज डाइवर्स फ्रॉम जस्टिस। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूं दोस्तों। ऑस्टिन कह रहे हैं लॉ इज लॉ, मतलब क्या? जो भी चीज कमांड ऑफ सोवरेन है, मतलब जो भी चीज सोवरेन चाहता है उसको हम लॉ बोलेंगे। चाहे वो, सुनना दोस्तों, चाहे वो लॉ जस्ट हो या ना हो। जस्ट हो या ना हो का मतलब चाहे वो लॉ जस्टिस सर्व करे या ना करे। कोई लॉ अनजस्ट होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो लॉ नहीं है। लॉ लॉ रहेगा चाहे वो जस्टिस सर्व करे या ना करे। ये बात समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर टू ऑल? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसकी वजह से मैं इस बंदे का फैन हो गया था जब मैंने पहली बार ऑस्टिन को पढ़ा था। ऑस्टिन कह रहे हैं लॉ इज डाइवर्स्ड फ्रॉम जस्टिस। हिंदी में लॉ एक अलग चीज है, लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिस। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजें, इनका कोई आपस में ऐसा लेना देना है नहीं। जब हम अपनी लाइफ पे वापस आते हैं, हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? जो लॉ है, जो कानून है, वो किस लिए बनाया जाता है, क्या है, क्या उसका पर्पस है? दैट इज अ वे, दैट इज अ मीन टू अचीव जस्टिस। न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए ही तो हम लॉ बनाते हैं। देखो हम अपने जजेस तक को जस्टिस बोलते हैं, वो सारे जो हमारे
मार्क्स हैं जो जस्टिस की तरफ इंडिकेट करते हैं। कैसे हम बोल लें, कैसे हम मान लें कि जस्टिस और लॉ का लेना देना नहीं है? पर ऑस्टिन ने ये बोला, और ऑस्टिन ने इसको एक्सप्लेन भी किया। ऑस्टिन ने बोला ये जो लॉ है ना दोस्तों, ये बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी लिमिटेड। उन्होंने कहा हर चीज, हर कमांड ऑफ सोवरेन, जो भी सोवरेन, सोवरेन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे रूलर, जो भी बात रूलर चाहता है और उस बात की कमांड करता है, वो दोस्तों लॉ बन जाता है। अब चाहे वो लॉ जस्टिस सर्व करे चाहे ना करे, लॉ तो दोस्तों लॉ होता है। जस्ट लॉ या फिर अनजस्ट लॉ दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। जस्ट लॉ और अनजस्ट लॉ, मतलब ऐसा भी लॉ हो सकता है जो सही में जस्टिस सर्व करे, उसे भी लॉ बोलेंगे, और ऐसा भी लॉ हो सकता है जो जस्टिस ना सर्व करे, उसे भी लॉ बोलेंगे। क्योंकि लॉ की डेफिनेशन लिमिटेड है, एवरी कमांड ऑफ ए सोवरेन इज लॉ, बट जस्टिस ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। न्याय बहुत ही सब्जेक्टिव है, फिर से वही वाली बात, किसको क्या न्याय लगता है, किसको क्या न्याय नहीं लगता है, वो बहुत वेराई करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी से सोसाइटी। ऑस्टिन कह रहे हैं इस कंफ्यूजिंग वाली चीज से हमारा कुछ लेना ही देना। कमांड ऑफ सोवरेन लॉ, अब वो जस्टिस सर्व करे या ना करे। इसलिए कभी भी ऑस्टिन ने क्लियरली बोला सको, कभी भी जब आप समझना चाह रहे हो कि लॉ होता क्या है, उसका नेचर क्या है, कभी भी उसमें जस्टिस की बात मत घुसेड़ो, क्योंकि जस्टिस इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट थिंग, अ डिफरेंट थिंग, एंड लॉ हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस। समझ में आया? क्लियर है यस सर। यस सर। सबको? बाकी सब लोग थोड़े शांत हैं, कुछ लोग, सब बच्चे एक बार यस बोलो, आई एम काउंटिंग। यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। ओके ओके। किसी भी पॉइंट पे बच्चे देखो, ये जो पर्सनल क्लासेस हो रही हैं जूम पे, इनका पर्पस ही ये है कि कोई डाउट ना रह जाए। ये चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होती हैं, इसीलिए जूम पे कंडक्ट हो रही है। तो कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूँ आप एक बार नहीं, आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार जवाब दूंगा उसका, और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको चीज क्लियर नहीं होगी, ठीक है? तो बिल्कुल शर्माना नहीं है यहाँ पे। आज थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते चलेंगे। जॉन ऑस्टिन लॉ को क्लासिफाई करते हैं हमारे लिए। वो कहते हैं कि लॉ को समझने की कोशिश करनी है हमको, और लॉ को डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स में। अब सुनना, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि जो ऑस्टिन है वो हमें, जो क्या होता है ना, देखो बच्चे, कोई व्यक्ति कोई कुछ बोलता है, कोई भी इंडिविजुअल कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बुक लिखता है, अब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर बार बार तो लिखता नहीं रहेगा, क्लैरिफिकेशन देता नहीं रहेगा, जो लोग उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं वो लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, उस चीज का ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि उसको लिखने का पर्पस ही खत्म हो जाता है, मतलब वो पूरी बात ही दब जाती है। इसलिए जॉन ऑस्टिन वो पुरानी वाली बात से, जस्टिस और लॉ वाली बात से भी आगे बढ़ रहे हैं, और वो क्लासिफाई कर रहे हैं लॉ को कि किस किस तरीके के लॉ हैं जो सोसाइटी मान के बैठी है। ऑस्टिन नहीं मान रहे, यहां पे हमको फर्क करना पड़ेगा। ऑस्टिन नहीं कह रहे इतने सारे तरीके के लॉ होते हैं, ऑस्टिन कह रहे हैं इतने इतने टाइप के लॉ वो हैं जो सोसाइटी मान के बैठी है। सुनना, समझना, जॉन ऑस्टिन क्लासिफाई कर रहे हैं लॉज को अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। पहले कह रहे हैं कि सोसाइटी मानती है, एक तो लॉ होता है जो भगवान बनाते हैं, लॉ सेट बाय गॉड, ठीक है? ये सोचो, उसी कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, जो ये बाकी के स्कूल्स थे ना, वो भगवान पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते थे कि गॉड, नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ, इन सारी बातों की बहुत ज्यादा वो करते थे, तो उन्हीं के लिए बोला। उन्होंने बोला कि एक जो लॉ है जो सोसाइटी मान के बैठी हुई है, वो है लॉ सेट बाय गॉड। इनको नाम दिया ऑस्टिन ने, या फिर पहले से था नाम, ऑस्टिन ने तो नहीं दिया, उसको बोलते हैं डिवाइन लॉ, DIVINE, डिवाइन लॉ। लिख लेना बच्चे, नोट्स बनाते चलना बच्चों। डिवाइन लॉ, तो पहली तरीके का लॉ नॉट अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन बता रहे हैं कि सोसाइटी बना के बैठी है,
इस बात पे क्लैरिफिकेशन प्रोफेसर्स भी नहीं दे पाते हैं, इसलिए बहुत क्लियर रखना इस बात। लॉ सेट बाय गॉड, इनको बोलते हैं डिवाइन लॉ। दूसरी तरीके का लॉ जो ऑस्टिन बताते हैं, जो सोसाइटी मान के बैठी है, वो है लॉ सेट बाय गॉड, लॉ सेट बाय ह्यूमंस। ऐसे भी कानून है जो आदमी बनाता है, इंडिविजुअल्स बनाते हैं, जो सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है। इसमें भी दो तरीके के लॉ हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं। पहला जो तरीका है, पहली जो कैटेगरी है, वो है लॉज, लिख लेना इस पूरे एक्सप्रेशन को, लिख लेना, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड, ब्रैकेट्स में लिख लेना पॉजिटिव लॉ। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, अभी बस लिख लो इसको। और दूसरी कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन लॉज है अदर लॉज। अदर लॉज मतलब जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, आप अपने ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव मोरालिटी। क्या? पॉजिटिव मोरालिटी। ये शब्द आपने सुना होगा अगर पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है तो, नहीं भी सुना है तो मैं आपको समझा दूंगा। पॉजिटिव मोरालिटी, ठीक है। तो पहले अब ये हमने देख लिया, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से दो। जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं बहुत क्लियर शब्दों में, देखो ब्रॉडली दो कैटेगरी के लॉ हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। पहला है लॉ सेट बाय गॉड, मतलब जो भगवान लॉ बनाता है उनको बोलते हैं डिवाइन लॉ। इसमें कैसे कैसे लॉज आ सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे जो भी नेचर से जुड़ी हुई है, नेचुरल चीजें हैं, वो सारी डिवाइन लॉ में आती है। यहाँ पे जॉन ऑस्टिन कह देते हैं जो डिवाइन लॉ है ना, इसका हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस से कुछ लेना ही देना। दोस्तों आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका हमारे काम, जो जिस सेंस में हम लॉ को समझते हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं। आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते, है ना। तो जॉन ऑस्टिन ने कहा जितने भी डिवाइन लॉ हैं, जॉन ऑस्टिन यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कुछ चीजें हैं जो भगवान ने बनाई हैं, कि ये दुनिया कैसे चलेगी, ये पृथ्वी कैसे चलेगी, यूनिवर्स कैसे फंक्शन करेगा, हमारी लाइफ कैसे चलेगी, ये सारी चीजें वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भगवान ने डिसाइड करे हैं, और उन्होंने इसको डिवाइन लॉ की तरह वो भी दिया है, रिकॉग्निशन भी दिया है। पर वो बोलते हैं कि इस डिवाइन लॉ का हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस से कोई, ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेना देना खाली किससे है? लॉज मेड बाय ह्यूमंस, जो इंडिविजुअल्स लॉ बनाते हैं, हम जैसे लोग बनाते हैं लॉ। याद करो डेफिनेशन, लॉ क्या है ऑस्टिन के लिए? लॉ एक व्यक्ति बनाता है बाकी के लोगों के लिए, बाकी के इंडिविजुअल्स के लिए, और पहला वाला व्यक्ति ऐसा है जिसकी पावर है बाकी लोगों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल है कि ऑस्टिन कहेंगे कि लॉ वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से जो ह्यूमंस बनाते हैं। अब जो लॉ ह्यूमंस बनाते हैं उसमें भी इन्होंने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी है, सब कैटेगरीज। पहली कैटेगरी वो है जो वो सोवरिन बना रहा है, वही वाला सोवरिन, वही रूलर जो कमांड ऑफ सोवरिन है, वही इंडिविजुअल जो बाकी इंडिविजुअल्स के लिए बना रहा है, और जो इंडिविजुअल बना रहा है उसकी पावर है बाकी के इंडिविजुअल्स में। इन वाले लॉस को, क्योंकि ये ह्यूमन मेड लॉ है, दोनों इंडिविजुअल्स ह्यूमंस हैं, तो ये जो लॉ मेड बाय ह्यूमंस की पहली कैटेगरी है, इनको वो बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव लॉ, या फिर लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड। कैसे, इसको हिंदी में समझ लो, असली लॉ, रियल लॉ, असली लॉ, पॉजिटिव लॉ, ठीक है। जो एक कौन बना रहा है? सोवरिन बना रहा है, जो कमांड ऑफ सोवरिन। उन्होंने बोला, ऑस्टिन ने बोला, एक नकली टाइप के भी लॉज होते हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं, दे आर नॉट ओरिजिनल, दे आर नॉट लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड। वो क्या है? उनको एक्चुअल में, ऑस्टिन का तो कहना है कि इनको तो लॉ मानना ही नहीं चाहिए, पर लोग मानते हैं तो क्या करें। उन्होंने इसको नाम दिया है पॉजिटिव मोरालिटी। ऐसा क्यों है? और इसका एग्जाम्पल देते हैं वो इंटरनेशनल लॉ को। इंटरनेशनल लॉ आप सब लोग समझते हैं, ये जितनी भी ट्रीटीज हैं, हमारे यूनाइटेड नेशन, ट्रीटी ऑफ सी, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जिससे सारी कंट्रीज रेगुलेट होती हैं, अपने रिलेशन को इंटरचेंज करती हैं। इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने क्या बोला? ये लॉ नहीं है इन द ट्रू सेंस, ये सही लॉ नहीं है, असली लॉ नहीं है, ये नकली लॉ है, ये केवल पॉजिटिव मोरालिटी है। क्यों? क्या रीजन था? उन्होंने कहा ये लॉ जो है कोई भी सोवरिन नहीं बना रहा है। सोवरिन का मतलब कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं बना रहा है बाकी के इंडिविजुअल्स के लिए, जिन इंडिविजुअल्स पे पहले वाले इंडिविजुअल की पावर हो। कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें एनफोर्सिएबिलिटी नहीं, मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी देश अगर इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है,
बदमाशी देता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम रूलर कह सकें जो उसको जबरदस्ती एनफोर्स करा सके। जैसे कि अगर किसी स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर या राजा के राज्य के अंदर कोई बात लॉ नहीं मानता है, कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है कानून को, तो उसको सजा होती है, सैंक्शंस होते हैं। पर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा है नहीं। जो भी मीन्स हैं सेक्शंस के वो इफेक्टिव नहीं है। अब क्या कर सकते हो, किसी पे आप ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, है ना, और किसी को आप बुरी तरीके से देखोगे, बट सच्चाई यही है कि अगर कोई कंट्री कह दे कि मुझे तो नहीं मानना, तो कोई भी तरीका नहीं है कि उससे जबरदस्ती बनवाया जा सके। यही फर्क होता है। नेशनल लॉ में एनफोर्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, बट जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जिसके अंडर आ रहे हो कंट्री। सारे कंट्रीज हैं लगभग बराबर इंपॉर्टेंस के। यूएन तो कहता है ऑल कंट्रीज आर ऑफ इक्वल वैल्यू उसके लिए। तो कोई अपर हैंड नहीं है, कोई सोवरेन नहीं है। इसलिए ऑस्टिन ने कहा ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये पॉजिटिव मोरालिटी है, एक तरीके का नकली लॉ है। ऑस्टिन कहते हैं खाली एक ही असली लॉ है। वो कौन सा है? कमांड ऑफ द सोवरेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लॉ, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है पर वो सोवरेन के द्वारा बनाया गया है, उसकी कमांड है, और अगर कोई बदमाशी देगा तो उस पर सैंक्शन भी लगता है। तब बनता है एक सच्चा कानून, पॉजिटिव लॉ। ये वाली बात समझ में आई बच्चे? ये वाली स्लाइड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? Yes, sir. तो पहले दो कैटेगरी हैं ब्रॉड, लॉ मेड बाय गॉड, लॉ मेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस में दो कैटेगरी हैं, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। ठीक है, इसको तो वो लॉ मानने को तैयार ही नहीं है। बार बार वो बंदा क्लैरिफिकेशन देता है, मैं नहीं मान रहा हूं लॉ, सोसाइटी मानती है। ठीक है, वो तो मान के बैठा है कि खाली यही लॉ है मेरे लिए, मैं नहीं मानता ये फालतू की चीजों को। ठीक है, अब वो यहाँ पे इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति को सोवरेन कब माना जा सकता है। किसको सोवरेन मानोगे? वो कह रहे हैं ना कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन। तो सोवरेन कौन, किसकी कमांड लॉ बनेगी? वो कहते हैं, ये उनके खुद के शब्द हैं, इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, शब्द देखो, ह्यूमन सुपीरियर, नॉट इन अ हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society। मतलब आसान भाषा में, हिंदी में वो कह रहे हैं वो व्यक्ति सोवरेन है जो, उसको तो लोग ओबे करते हैं, उसको तो लोग ओबीडियंस देते हैं, मतलब वो जो कहता है लोग मानते हैं, पर वो किसी को नहीं मानता, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी जिसका कहा तो सब लोग मानते हैं, ओबीडियंस रखते हैं, बट वो किसी का, उसको कहने वाला कोई नहीं, मतलब वो सबसे ऊपर है। जैसे राजा होता है ना किसी राज्य में, राजा तो बता सकता है कि कौन क्या करेगा, पर क्या कोई राजा को बता सकता है? एडवाइस कर सकता है, पर क्या कोई कमांड करता है सोवरेन को? राजा को कोई ऑर्डर दे सकता है क्या? नहीं। वैसे ही वो कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा सुपीरियर जो और किसी के अंडर ना हो, पर उसको पूरी सोसाइटी ओबे करती हो हैबिचुअली, मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी ओबे करती हो। हमारे अगर हिस्टोरिकल उसमें देखोगे तो राजा एक एग्जाम्पल हो सकता है। अभी आजकल के टाइम पे देखोगे तो कौन होगा? पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी को ओबे, मतलब उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठी है जो उसको गाइडेंस करेगी, पर उसका कहा, उसके लॉज हम सब मानते हैं। तो एक तरीके की सोवरेन की डेफिनेशन में गिर सकती है, जो ऑस्टिन का आइडिया है। ठीक है, तो फिर से एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोवरेन अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन एक वो ऐसा इंडिविजुअल या अथॉरिटी है जिसका कहा तो सोसाइटी मानती है, पर वो किसी का कहा नहीं मानता है, मतलब उसको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, वो सबसे सुप्रीम है। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब वो बार बार बोल रहे हैं ऑस्टिन, कमांड ऑफ दिस, हाँ यस प्लीज।
सर एक बार वो स्लाइड फिर से ओपन कर दीजिए, वो थोड़ा कुछ लिखना था। अच्छा अच्छा, लिख लो, कोई प्रॉब्लम। वैसे ही आपको पीपीटी मिल जाएंगे, आप लिख लो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम। यस सर, इट्स डन। डन, ओके। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बार बार ऑस्टिन बोल रहे हैं कि कमांड ऑफ द सोवरेन इज लॉ, कमांड ऑफ द सोवरेन इज लॉ। सोवरेन क्या है वो मैंने आपको बता दिया अभी। अब कमांड का मतलब क्या है? अब ऐसा तो है नहीं सोवरेन जो वो रूलर है, जो भी वो इंडिविजुअल है, वो हर जो चीज कहेगा वो कमांड हो जाएगी। मानो कि राजा ऐसे ही बैठा है अपने आराम से, और ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता है, यार ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, ऐसे तो मार देना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि उस बंदे को ले जाके बस उसका मार दोगे। यू नीड टू डिमार्केट, क्या बातें वो मजाक में कह रहा है, क्या बातें वो नॉर्मली कह रहा है, और क्या बातें उसकी कमांड है। वहीं वो ऐसा बैठ के गद्दी पे बोले कि इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाए, दिस इज अ कमांड। तो ये भी बहुत समझ, ये भी जानना जरूरी है कि सोवरेन कौन है, और ये भी जानना जरूरी है कि हर चीज कही हुई बोली हुई सोवरेन की तो कमांड हो नहीं सकती। क्या चीज कमांड कहलाएगी, इसका भी जवाब दिया ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा, इफ यू एक्सप्रेस, यहाँ मतलब सोवरेन का मतलब है, इफ अ सोवरेन एक्सप्रेस और इंटीमेट अ विश, विश मतलब उसको वो जो चाहता है, दैट आई शेल, शब्द देखो, आई शेल मतलब वो श्योर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई शेल डू और फोरबियर फ्रॉम सम एक्ट, ये थोड़ा एडिटेबल प्रॉब्लम है, सुन लेना, मैं बोल रहा हूं। आई शेल डू और फोरबियर फ्रॉम सम एक्ट, एंड इफ यू विल विजिट मी विद एन ईविल, in case I comply with your wish, it is a command। ठीक है, वैसे ये सही करके मैं आपको डाल दूंगा उस पे, अपने एप्लीकेशन पे। अभी वो जो कह रहा है वो सुनो। ऑस्टिन कह रहे हैं कि कमांड वो चीज है जिसमें पहले तो रूलर जो है वो अपनी विश बता रहा है कि वो क्या करना चाहता है, जैसे कि इसको फांसी चढ़ा दो, और साथ ही साथ अगर वो चीज नहीं की गई जो वो कह रहा है, तो उस बात की सजा भी मिलेगी। मतलब अगर रूलर कहता है कि आज से कोई भी मेरे राज्य में नॉन वेज नहीं खाएगा, है ना, अगर उसने बस ऐसी बात कह दी, तो अगर अब कोई व्यक्ति नॉन वेज खाता है तो उसकी पिटाई होगी या उसे जेल जाना पड़ेगा, वहां पे सेक्शन सैंक्शन भी है। अगर ये दोनों चीज हैं, मतलब विश भी है और विश पूरी नहीं हुई तो सैंक्शन भी है, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब दोस्तों क्या बनेगी, कमांड। पर वही विश तो जाहिर करी, जैसे मैंने बोला, जैसे राजा ऐसी बातों बातों में बोल दे अपनी सभा में कि यार ये नॉनवेज अच्छा नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए मेरे राज्य में किसी को। पर उसने ऐसा इस उस सेंस में नहीं बोला कि कोई खाएगा तो उसकी पिटाई होगी, सैंक्शन लगाएगा, वो सजा देगा उस बात की। तो है तो वो विश ही राजा की, पर वो कमांड भी है। कमांड तभी बनेगी कोई भी विश जब उसमें सैंक्शन होगा, मतलब वो विश पूरी नहीं होगी, उस विश का अगर उल्लंघन होगा तो सजा मिलेगी। जब ये विश और सैंक्शन मिलते हैं तो क्या बनता है, कमांड। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है बच्चे? यस बोलो। यस Yes, sir. ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट बहुत है, सैंक्शन की इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि क्या हो गया, इंटर रिलेशन देखो, जब तक जो सोवरिन की विश है उसके साथ सैंक्शन नहीं होगा वो कमांड नहीं बनेगी, और जब तक सोवरिन कमांड नहीं देगा तब तक लॉ नहीं बनेगा। तो एट द बेस सैंक्शन है। सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्टिन की फिलॉसफी के लिए, और वो यही यही रीजन, इनफैक्ट ये सैंक्शन ही रीजन है जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मान रहा। वो यही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं मानता है तो उसको सजा क्या मिलती है, कौन देता है उसको सजा। और वो इन सारी चीजों को जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ट्रेड सैंक्शन वगैरह, इनको वो सजा मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इफेक्टिव नहीं है, और वो काफी हद तक सही भी है इस बात में। तो
सैंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है ऑस्टिन के लिए। कोई भी ऐसा लॉ, रूल, रेगुलेशन जिसमें सजा नहीं है, सजा का मतलब इम्प्रिजनमेंट नहीं, जिसमें कॉन्सिक्वेंस नहीं है उस व्यक्ति के लिए, अगर वो उस रूल को वायलेट करता है तो दोस्तों वो लॉ नहीं है ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी लॉ में अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इविल रिएक्शन नहीं है, अगर वो लॉ वायलेट होता है, वो लॉ नहीं है ऑस्टिन के हिसाब से। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैंक्शन फॉर जॉन ऑस्टिन। ठीक है, और यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, यह भी सैंक्शन डिजायर से मिलता है तब एक ट्रू कमांड बाहर निकल के आती है। क्लियर है इस बात पे? सैंक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब जो ऑस्टिन की बात थी, जो उनकी थ्योरी ऑफ लॉ थी, वो तो दोस्तों हमने लगभग लगभग पूरी समझ ली। अगर एक क्विक रिवीजन करें तो आप लोग बताएंगे मुझे, मैं आपके क्वेश्चन पुट करूंगा। सबसे पहले, व्हाट इज लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन? बस एक लाइन में मुझे बताना है ऑस्टिन के लिए लॉ का मतलब क्या है। जी बताइए। कमांड ऑफ सॉवरेन। कमांड ऑफ सोवरेन। और कोई हिंदी में भी ट्राई करना चाहे तो कोशिश करेगा कोई? हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और मेरा रूल है, अगर कोई बच्चा हिंदी में बता पा रहा है दैट मीन्स उसको समझ आ गया। कोई अटेम्प्ट करेगा हिंदी में? सर हम्म सर मतलब जो भी रूलर कहेगा वही लॉ होता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। जो भी रूलर कहेगा ना, जो भी रूलर की कमांड होगी। ठीक है, तो दो शब्द आए हमारे सामने, कमांड और सोवरेन। अब मुझे बताओ जल्दी से, कमांड का मतलब क्या है ऑस्टिन के लिए? व्हाट इज कमांड अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन? So when any wish or desire has sanction with it, it becomes command. परफेक्ट। डिजायर प्लस सैंक्शन इज कमांड, सिंपल। एंड हु इज सोवरेन? सोवरेन कौन है ऑस्टिन के लिए? So sovereign is a body that is जिसपे लोगों का हैबिचुअल है वो कि उसके दिए हुए कमांड को एक्सेप्ट करना, और वो किसी और से कमांड नहीं लेता, इज द सुपीरियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अब पता चलेगा ऑस्टिन के हिसाब से कितने टाइप्स के लॉ हैं। सर ऑस्टिन के हिसाब से देयर इज नो क्लासिफिकेशन, बस एक ही है, जो कमांड है वही लॉ है। और किस किस टाइप के लॉज की वो बात करते हैं अपनी बुक में? Made by first- God and set by humans. लॉस, लॉ ऑफ डिवाइन एंड डिवाइन लॉ और लॉ सेट्स बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा बनाए गए दो अलग टाइप के कौन कौन से लॉज हैं? पॉजिटिव लॉज एंड पॉजिटिव मोरालिटीज। पॉजिटिव लॉ कौन से लॉज होते हैं? सर जिसपे सैंक्शन होता है, जो एक्चुअल में लॉ होते हैं इन द रियल सेंस, जो असल में लॉ होते हैं उसे पॉजिटिव लॉ कहते हैं। अच्छा, अब कोई अगर मेरे को डिफिनेशन दे दे, लॉ, पॉजिटिव लॉ जो हमारे ऑस्टिन का है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? मैं काउंट कर रहा हूँ फिंगर्स पे। व्हाट डू वी नीड? फर्स्ट, कमांड, सेकंड, एनफोर्सिएबिलिटी। थर्ड, सर सैंक्शन एंड पॉसिबिलिटी सेम थिंग ऑलमोस्ट। सोवरेन। सोवरेन से So- जब आएगी वो कमेंट तब बनेगा। ठीक है, परफेक्ट। अब ऑस्टिन ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो हम समझ गए। अब बात करते हैं कि ऑस्टिन की जो थ्योरी है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, और जितने भी ये क्रिटिसिज्म है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जिनसे मैं एग्री करता हूं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, ऑस्टिन की ये बात में तो सच्चाई है, मैं एग्री करता हूं कि प्रैक्टिकली सारी बकवास बातों से हट के अगर हम देखें, रियलिटी में लॉ वही होता है जो रूलर कहता है। मॉडर्न टाइम्स में वो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, पहले वो राजा रानी होते थे। ठीक है, बस पैटर्न बदल गया, इंस्टीट्यूशन बदल गया, रियलिटी वही है। ठीक है,
बट एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या कर रहे हैं, जो कस्टम्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। और मेरी नजर में, इनफैक्ट मेरी नजर में क्या, काफी लोगों की नजर में कस्टम्स एक ऐसी चीज है जिनको लॉ की उपाधि मिलनी ही मिलनी चाहिए। क्यों? बच्चे इस बात को समझो, पहले समझते हैं कस्टम होता क्या है। दोस्तों, कस्टम्स वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं जो हिस्टोरिकली कोई भी कम्युनिटी फॉलो करती हुई आ रही। ठीक है। जब ऑस्टिन ये बोलते हैं कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन, और जब उस स्टेटमेंट पे हम अपने आईपीसी को रख के देखते हैं तो काफी हद तक ठीक है। पर जब हम इस स्टेटमेंट पे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट को रख के देखते हैं, या फिर सक्सेशन एक्ट को रख के देखते हैं, या मुस्लिम पर्सनल लॉ को रख के देखते हैं, तो यहां पे जो ये ऑस्टिन की स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी फेल होती हुई दिखती है। क्यों? भले ही हिंदू मैरिज एक्ट एक स्टैट्यूट है, एक लॉ है, एक तरीके की कमांड है हमारे पार्लियामेंट की, सोवरेन की, बट उसका जो बेसिस है दैट इज कस्टम। और जो वैल्यू हिंदू मैरिज एक्ट की या सक्सेशन एक्ट की केवल इस वजह से नहीं है कि वो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसकी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी हिस्टोरिकली फॉलो करती आई। दैट हैज बीन द पार्ट ऑफ कल्चर। सेम विद मुस्लिम पर्सनल लॉ, सेम विद पारसी पर्सनल लॉ, व्हाटएवर। सो custom is not only customs are not only a source of law, but they are also law by themselves. काफी लोग इस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, पर बच्चे अगर हम सच्चाई देखें और अपनी लाइफ देखें, जितनी चीजें हम रोज करते हैं उसमें से आधी से ज्यादा चीजें वो हैं जिसके लिए हम हिस्टोरिकली बाउंड है, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा बाउंड है। समझना और अपनी लाइफ को एनालाइज करो। आज का डे सोचो, हिस्ट्री का, हमारे कल्चर का, हमारे कस्टम्स का हमारे लाइफ में ज्यादा बड़ा रोल है, ज्यादा बड़ी इंटरफेरेंस है देन द पार्लियामेंट। और ऑस्टिन इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कस्टम्स की बात ही नहीं करते हैं। यहां पे वो गलत हो जाते हैं। कस्टम्स आर और हैव बीन एंड विल बी लॉ। ये बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. चलो टेस्ट करते हैं आज, ठीक है? थोड़ा सा कुछ फन करते हैं। ऑस्टिन का ही मजाक उड़ाते हैं। ऑस्टिन कहता है कि कमांड ऑफ द सोवरेन तो चलो कस्टम हो नहीं सकता, पर वो हमेशा कहते थे कि सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बताओ क्या बच्चे, ये कस्टम है, क्या इनमें किसी टाइप का कोई सैंक्शन होता है? क्यों फॉलो कर रहे हैं सब लोग, क्यों करते हैं, क्यों इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है? क्या सब अपनी मर्जी के हिसाब से ही कर रहे हैं, या फिर क्या केवल वही सैंक्शन है जो पुलिस करती है, उसके अलावा क्या और कोई सैंक्शन पॉसिबल नहीं होता है? सोचो, दिमाग खोलो अपना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर हिंदू हिंदू हैं और शायद आपने कल करवा चौथ अगर बनाया होगा, उसका अगर थोड़ा सा भी पैटर्न अगर आप गलत कर दो तो आपकी मॉम या आपकी मदर इन लॉ, ज्यादातर लोग यहाँ पे अनमैरिड होंगे, बट जस्ट इमेजिन, फ्यूचर अपना देख लो, क्या होगा? आपको पीछे से यहाँ पे ऐसे पड़ेगा टप, है ना? ये क्या किया? कुछ सीखा नहीं तुमने? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ सैंक्शन, इजंट इट? हु सेड दैट इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम अ अथॉरिटी? है ना? यस शुभांगी? Yes, sir. इससे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं।
आप आ जाओ कि मैं तो कस्टम्स को मानता ही नहीं, और आप एक हिंदू मैरिज में एंटर करते हो पर आप वो चीजें फॉलो नहीं करते जो कस्टम का कहता है। मानो आप वो फेरे नहीं लिखते रख देंगे, या फिर जो भी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं करते, आपकी शादी तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी। इमेजिन, इजंट दैट अ सैंक्शन? इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर हम ऑस्टिन के हिसाब से भी चलें, ऑस्टिन की भी बात माने, बस वो सोवरेन और कमांड को छोड़ के सैंक्शन वाली बात माने, तो कस्टम है लो। इस बात को उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया। तो ये पहला क्रिटिसिज्म। दूसरी बात ये भी बड़ी सोचने वाली है। ऑस्टिन कह रहे थे लॉ बस वही है जिसमें सैंक्शन है, मतलब कमांड ऑफ सोवरेन है जिसमें सैंक्शन है, अगर सैंक्शन नहीं है तो वो लॉ नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं जिसमें कोई सैंक्शन की बात ही नहीं आती, इनफैक्ट वो तो प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ले लो, राइट ऑफ इक्वालिटी। कहां से सैंक्शन की बात आ रही है उसमें? वो तो कह रहा है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सिटीजन्स के खिलाफ, वो तो प्रिविलेज ग्रांट कर रहा है। सैंक्शन की बात इसमें क्या है? तो क्या हम ये कहते हैं आर्टिकल 14 लॉ नहीं है हमारे कंट्री का, या 19 या 21 या 26? राइट टू रिलीजन सिंपली कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास राइट होगा कि वो अपने धर्म में माने। सैंक्शन कहां से आया? आर्टिकल 19(1) सिंपली कहता है कि हर कोई व्यक्ति चाहे तो बिजनेस कर सकता है अपने मन का। वेयर इज सैंक्शन? आर यू सेइंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ? समझ आ रहा है? Yes, sir. बाकी सब बोलो, कोई डिसएग्री कर रहा है या कोई किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो यस बोलो बच्चे। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ऑस्टिन, आप बार बार कमांड ऑफ सोवरेन, कमांड ऑफ सोवरेन। भाई जजेस भी तो लॉ बनाते हैं। केशव नंदा भारती जजमेंट लॉ नहीं है? शबरीमाला टेम्पल जजमेंट लॉ नहीं है? कहाँ ले जाओगे? नर्मदा बचाओ आंदोलन जजमेंट लॉ नहीं है? क्या पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है? अगर ऐसा है तो ये जो डॉक्ट्रीन है प्रेसिडेंट्स की, जो हम पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, प्रेसिडेंट्स, उसको कहाँ ले जाओगे? पूरा हमारा जो सिस्टम है उसमें जजमेंट लॉस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारा क्या, जितने भी बड़े सिस्टम्स है, अमेरिकन जुडिशरी कितना बड़ा रोल है, इवन ब्रिटिश जुडिशरी कितना बड़ा रोल है, जहाँ के ऑस्टिन खुद है, और इनको आप बिल्कुल ही भूल गए जजमेंट लॉस को। राइट? तो एग्जाम्पल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, रोज इतनी फाइल होती हैं, हर बड़ा डिसीजन पीआईएल के थ्रू आ रहा है। कौन से लॉ में लिखा है, कोई मुझे बताएगा? कौन सा स्टैट्यूट है पीआईएल का? जजमेंट सही तो है, और सब मान रहे हैं, है ना? मोदी जी ये तो नहीं कह रहे नहीं मैं नहीं मानूंगा पीआईएल, मान रहे हैं ना? ऑस्टिन के हिसाब से देखो, ओबीडियंस है ना लोगों की, तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहा है। अब आते हैं इंटरनेशनल लॉ वाली बात पे। यहां पे मैं ऑस्टिन की साइड पे हूं। ऑस्टिन ने सीधा सीधा नकार दिया कि इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिव मोरालिटी है, इट इज नॉट लॉ बिकॉज इट डजंट हैव सेक्शंस। आई एग्री विद दिस।
बट जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, यस देयर आर सैंक्शंस इन द इंटरनेशनल लॉ आल्सो। फिर वो वाली बातें जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है कि आप नहीं करोगे तो ट्रेड सैंक्शंस लग सकता है, यहीं तो आप पे मिलिट्री एक्शन तक लिया जा सकता है। वो तो सबको पता है प्रैक्टिकली कितना लिया जाता है, वो सारी बातें अलग हैं। बट अगर आप क्रिटिसाइज करने पे उतर ही आओ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप ये बोल सकते हो यस द इंटरनेशनल लॉ हैज सैंक्शंस, दो दे मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज दे आर इन दी डोमेस्टिक लॉज। उतने इफेक्टिव नहीं है जितने डोमेस्टिक लॉज के अंदर सैंक्शंस होते हैं, पर हाँ ये नहीं कह सकते कि सैंक्शन ही नहीं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म बन सकता है, ठीक है। और आखिरी बात जिसपे मैं थोड़ा एग्री करता हूं, थोड़ा नहीं भी करता, ये जो सैंक्शंस को ओवर इंपॉर्टेंस दी है ऑस्टिन ने, कि हर बात में सैंक्शन होगा तो लॉ होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या सैंक्शन एक अकेला ही तरीका है लॉ को एनफोर्स कराने का? क्या सैंक्शन के बिना कोई लॉ एनफोर्स हो नहीं सकता? अब ये दोस्तों सोसाइटी की किस लेवल पे है सोसाइटी, वो सोचने वाली बात है। अगर यही किसी हम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड एजुकेटेड यूरोपियन कंट्री की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें या फिर नॉर्वे की बात करें, और वहां बोलें कि सरकार कोई लॉ निकाले और उसमें कोई पनिशमेंट प्रोवाइड ना करे और जनता अपनी मन मर्जी से उसको फॉलो करे, तो यस यस ये क्रिटिसिज्म बन सकता है कि सैंक्शन एक अकेला तरीका नहीं हो सकता, और भी चीजें हो सकती हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं जिससे लॉ को एनफोर्स किया जा सकता है विदाउट एनी सैंक्शन। बट प्रैक्टिकली इंडिया में तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई भी लॉ बनेगा जिसमें सैंक्शन नहीं होगा और उसको लोग मानेंगे। मेजोरिटी तो नहीं मानेंगे, ठीक है, जब तक वो डर नहीं होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, वो किस लेवल पे है अपने। बट हाँ, कहने को क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा है, ये इंपॉर्टेंस वाइज है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था, दूसरे पे ये था, ये दोनों तो मैं बिल्कुल, ये जो फर्स्ट थ्री हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ऑस्टिन यहाँ पे गलत थे। बट ये दो आपको एग्जाम में तो लिखने ही है, नंबर चाहिए, बट दे आर नॉट एज फोर्सेबल जैसा जितना होना चाहिए था। क्लियर है? क्रिटिसिज्म सबको समझ में आए बच्चे? यस सर। किसी के दिमाग में कोई भी डाउट है क्रिटिसिज्म को लेके बच्चा? सर यस। सर एक बार ये इंटरनेशनल लॉ वाला पॉइंट फिर से बता हम्म। दीजिए, पहले भी नहीं आया था। बस अच्छा, बस एक इंटरनेशनल लॉ में एक बात याद रखनी है, बहुत छोटी सी बात है। इंटरनेशनल लॉ से कोई दुश्मनी नहीं है ऑस्टिन की। ऑस्टिन बस इतना सा कह रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ को मैं लॉ इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उसमें कोई सैंक्शन नहीं। सैंक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट करता है तो उसको कोई तरीके का पनिशमेंट नहीं है, कोई डराने की तरीका नहीं है ना। तो और सैंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्टिन के लिए। उन्होंने क्या कहा था, दी विश ऑफ द सोवरेन which is accompanied by the sanction। एक ऐसी विश सोवरेन की जिसके साथ सैंक्शन आता है वो बनती है कमांड, और कमांड क्या बनता है? लॉ, है ना। क्योंकि यहाँ पे सैंक्शन नहीं है तो कमांड नहीं है, कमांड नहीं है तो लॉ नहीं है। तो ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, एक तो कोई सैंक्शन नहीं है, दूसरा ये जो इंटरनेशनल लॉ बनाता कौन है? सारी कंट्रीज आपस में मिलकर बना लेती हैं, और सारी कंट्रीज ही आपस में तो इक्वल वैल्यू है, सब नेशन स्टेट्स हैं, उनके ऊपर तो कोई नहीं है। जैसे किसी कंट्री का एग्जांपल लो, इंडिया लो, इंडिया में पार्लियामेंट है, वो ऊपर है हम सब से, और हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स है, हम सब उसके नीचे हैं। ऐसा ही तो सिस्टम है, और वो हमारे लिए लॉ बनाता है। पर इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसा कुछ है नहीं, सब एक ही लेवल पे हैं, ऑल स्टेट्स आर इक्वल, है ना। तो वो अपने लिए मिलजुल के लॉ बना रही हैं। तो एक तो सोवरेन नहीं है वहां पे, और दूसरा जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए भी जा रहे हैं उनके लिए सैंक्शन नहीं है, कोई मानने से मना कर देता है तो आप कुछ नहीं कर पाते। यूएस अपनी मर्जी चला रहा है, रशिया अपनी मर्जी चला रहा है, चाइना तो कभी मानता ही नहीं है। क्या कर पा रहे हो आप? कुछ नहीं कर पा रहे हो। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, टर्की का एग्जाम्पल देख लो। तो देर इज नो इफेक्टिव सैंक्शन। तो इन दो वजह से ऑस्टिन कहते हैं कि दे आर नॉट लॉ। उनके लिए अच्छा नाम है पॉजिटिव मोरालिटी, बोलो उनको पॉजिटिव मोरालिटी, मतलब मोरालिटी से बाहर आ रहे हैं, किसी का मन होए तो माने, नहीं होए तो नहीं माने।
जो नहीं मानेगा उसको मान देंगे कि ये इमोरल देश है। यही तो करते हैं हम लोग। अफगानिस्तान नहीं मान रहा, ये तो बेकार देश है, इमोरल है। चाइना नहीं मानते तो चाइना इमोरल है, यही बोल सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। दिस इज व्हाट ऑस्टिन इज सेइंग कि पॉजिटिव मोरालिटीज हैं, दे आर नॉट लॉज। क्लियर? यस सर। सर बट ये मतलब क्रिटिसिज्म में कैसे आया? चलो वो तो क्रिटिसिज्म में इसलिए आया क्योंकि कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि इंटरनेशनल को लॉ होना चाहिए, और ये उनके पर्सपेक्टिव से क्रिटिसिज्म है। वो कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन है, हम देखो ट्रेड सैंक्शंस लगा देते हैं, हम उस बंदे से डील नहीं करते, हम उसको न्यूक्लियर वो सब नहीं देते, और बाकी सारी चीजें जो हमारे यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें एक प्रोविजन है जिसमें मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सारे सैंक्शन हैं। और जो क्रिटिसाइज करते हैं ऑस्टिन को इस बात पे, वो बोलते हैं कि लॉ में जो ऑस्टिन ने बोला था, ये बोला था कि सैंक्शन होना चाहिए, पर कहीं पे ये नहीं बोला था कि वो सैंक्शन कितना इफेक्टिव हो। तो यहाँ पे ऑस्टिन अपनी बात से पलट रहे हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ सैंक्शन की देख के तो लॉ नहीं बोला जा सकता कि कोई लॉ है या लॉ नहीं है। ये देखा जा सकता है कि सैंक्शन है या नहीं, और सैंक्शन तो है इंटरनेशनल लॉ में। तो यहाँ पे जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो बोलते हैं कि ऑस्टिन को इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानना चाहिए था, अगर वो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ट्रू रहते तो। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? पक्का बच्चे? 100%? यस सर। सबको क्लियर है? एक बार यस बोल दो। यस सर। सर यस सर। यस प्लीज। कोई सर क्वेश्चन जो पूछा? यस सर, जो कस्टम्स वाला आपने पॉइंट बताया, तो कस्टम्स मतलब जो लॉज प्रॉपर होते हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग, या जिनको लॉज माना नहीं गया है वो? कस्टम्स देखो, कस्टम कस्टम होता है। कस्टम को आप अगर डिफाइन करो तो ऐसे कर सकते हो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हिस्टोरिकली फॉलो होते आए हैं बहुत लंबे समय से, जो रूल्स और जो प्रथाएं हम मान रहे हैं, वो आगे चल के बन जाती है कस्टम्स। अब कुछ कस्टम्स तो ऐसे दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको लॉ की रिकॉग्निशन मिल जाती है। लॉ की रिकॉग्निशन मिल जाती है मतलब जिनको स्टैट्यूट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? पूरा कस्टम से बेस्ड है कि ऐसे शादी होगी, ये करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। तो उसके ऊपर कानून बना दिया तो क्या बन गया? वो स्टैट्यूटरी लॉ। पर वो है तो कस्टम ही, आज भी कस्टम ही है, पर उसमें कानून भी है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कस्टम पे कानून बने। तो कस्टम इन इटसेल्फ भी एनफोर्सेबल रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी लाइफ में बिजनेस लॉ डिटेल में पढ़ोगे या आर्बिट्रेशन लॉ डिटेल में पढ़ोगे, उसमें एक क्लॉज आता है हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। उसमें ये होता है, दिस एग्रीमेंट शैल बी डिसाइडेड और बार्गेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। मतलब जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके हिसाब से लिखा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड कि डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो। अगर कोई चीज ऐसी है जो उसमें नहीं लिखा है, एज पर दी कस्टम्स ऑफ द ट्रेड, जो इस ट्रेड में जो कस्टम्स चले आते हैं आ रहे हैं, लंबे समय से चले आते आ रहे हैं, उनके हिसाब से डिसाइड होगा। तो कस्ट उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, पर भी फिर भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि उसकी अपनी एक एनफोर्सिएबिलिटी है। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा टिपिकल है, मैं बात समझ रहा हूँ उस चीज की, कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट। पर एक बात समझो, जो लॉज हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, वो खाली पार्लियामेंट नहीं बना रहा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और अगर फॉलो ना करें तो हमको नुकसान होगा, जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाई। वो बल्कि ज्यादा है अगर आप अपनी लाइफ को सोचोगे तो। यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है बच्चे? ए टू जेड सब यस बोल दो अगर कॉन्फिडेंट हो 100% सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, सर। अब बताइए, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के सर में दर्द हो रहा है? नहीं सर, इजी था ये वाला पार्ट तो। इजी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करूंगा जितना इजी बना सकूं आप सब लोगों के लिए। कल मिलते हैं, कल 4 बजे सेशन है हमारा, जूरिस्प्रूडेंस का ही है। ठीक है, बाय बाय।